Hello. 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 Assalamu alaikum. Okay. Assalamu alaikum. Can hear you now. हेलो। Okay. Can you hear me? I can hear you now. जी, मैं अब सुन सकता हूँ। जी तो हम थोड़ा सा वेट कर लें, कोई और स्टूडेंट अभी आ जाए या हम स्टार्ट कर दें। टाइम हो गया है, चलिए जैसे आएंगे फिर हम थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको थोड़ा सा अपना। जी, मेरा नाम अरूसा आमिर है और कंप्यूटर इंजीनियर हूँ मैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम कराची मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और इंशाल्लाह फिजिक्स का कोर्स मैं आपको रिवाइज करवाने लगी हूँ। अभी आपने कुछ पढ़ तो लिया होगा अब इस टाइम तक, जाहिर है। जी फिज़िक्स का पढ़ लिया है हाँ जी। और फिज़िक्स का सॉरी मैथमेटिक्स का पढ़ लिया है। मैथमेटिक्स का भी लेक्चर जो अटेंड किया है, इसकी आप बात कर रही हैं। हाँ नहीं, वैसे भी अब इस वक्त तक तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। चलिए मेरे ख्याल में हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास, फिर जब ज्वाइन करेंगे कोई फिर वो करते रहेंगे। चलें जैसे ही आ गए हैं मैं आप लोगों को हर अपनी क्लास के एंड पर ये जो स्लाइड्स मैं आपको जिनसे पढ़ाऊंगी ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हर चैप्टर ठीक के है, एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगी और एक छोटा सा टेस्ट भी कंडक्ट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन ठीक है, पूछना हो वो बहुत इजीली फ्रीली पूछें। और ईमेल एड्रेस मैं अपना दे देती हूँ यहाँ पर, ये फिर सबको सही है। मिल जाएगा। इससे फिर ये होगा कि अगर कोई भी आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम आ रही है तो ओहो सॉरी, वो मैं फिर आप लोग मुझसे कौन ईमेल कर दें, मैं फिर जब देखूंगी तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई बैक कर दूंगी। थैंक यू। अच्छा जी, समझने पे फोकस रखेंगे। स्लाइड्स तो मैंने आपको दे ही देनी है। इनका माइक नहीं ओपन हो रहा, कौन है ये मिस्टर? अच्छा जी, स्लाइड्स शेयर करते हैं।
अच्छा, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है कोई कैम का ऑन ऑफ करने का, ये फिर मैंने बाद में वो किए हैं। ये दो मेरे तीन वो ये कैमरे है ना। कंट्रोल मेरे पास है ना, दो तीन अच्छा नहीं, अच्छा। ये आपका कंट्रोल मेरे पास है ना बेसिकली, वो इस वजह से। बल्कि ये कौन सा, एक इनका माइक भी ऑन नहीं हो रहा। तो वो दो तफसीर दो आप कैमरे थे, तो वो दूसरा। जी जी, मैं देख सकता हूँ स्लाइड जो आपने, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हाँ जी, मैंने स्क्रीन शेयर शुरू किया असल में ये। तस्वीर आपके पास जो है वो, आप अपना कोई माइक वगैरह ऑन करें, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा, आपका कुछ अटैच है ऐसा, ताकि मैं आपको सुन सकूं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कुछ तो। आई एम नॉट लिसनिंग यू, वाई? तफसीर। वो दो कैमरे थे ना, तो एक को मैं वैसे ऑन नहीं करना चाह रहा था, दूसरे को तो वो मेरे ख्याल से खुद ही नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं हमारा आया, बस वो ऑन हो गया है। अच्छा सही है, वो कंट्रोल आपके पास आप है। आपका वैसे कोई कैमरा मेरे पास ऑन नहीं है, आप रिलैक्स कर दें। जी आपकी मुझे आवाज आ ठीक रही है। है, आवाज ज्यादा जरूरी है। जी, मगर ये तफसीर को आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? मैं वो भी देख। स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं? जी हो रही है। असल में ये जो दूसरे स्टूडेंट हमारे पास है ना, इनको अभी तक कोई चीज़ शो नहीं हो रही, और टॉपिक हमारा लंबा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है इनको। चलो देखते हैं, साथ लेके चलते हैं ताकि आसानी हो जाए। तफसीर है नहीं। अच्छा जी, चलिए थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, फिर तफसीर आते हैं तो फिर उनसे पूछ लेते हैं क्या करना है। हमारा पहला ही टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का, फर्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंपल बहुत सादा। हार्मोनिक एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेशन होती है जिसको हम हार्मोनिक कहते हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ आगे। और मोशन यानी जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है, यानी ये मेन टॉपिक हमारा ये है जिसको हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं और वेव्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के एक, अंदर। जी छोटा सा सवाल था। जी जी, पूछे। वो ये कि आपने कहा कि आप कंप्यूटर इंजीनियर के अंदर, यानी इंजीनियरिंग की फील्ड, तो उसके अंदर वहां पे या इस फील्ड में फिजिक्स का रोल है, जिस फील्ड में आपने बिल्कुल स्पेशलाइजेशन बिल्कुल की है। बिल्कुल बिल्कुल फिजिक्स का रोल है, बल्कि फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा रोल है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं ना, इनमें दो चीज़ों का ही फर्क होता है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ प्रोग्रामिंग का पढ़े होते हैं, लेकिन जो हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, उनको अप्लाइड फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो मदरबोर्ड्स और माइक्रोचिप्स और ये सब चीज़ें पढ़ाई बनाई जाती है ना, इसके अंदर फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। आपको पता है फिजिक्स की इंपॉर्टेंस यही है बेसिकली, सबसे ज़्यादा जो हम अपने इर्द गिर्द या अपनी चीज़ों में चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो फिजिक्स यूज़ कर रहे हैं अपनी हर चीज़ में। सही। तो अप्लाइड फिजिक्स क्या चीज है? अप्लाइड फिजिक्स बहुत एडवांस फिजिक्स है। अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक फिजिक्स है। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे ना, ये स्पेशलाइजेशंस वगैरह जब कर रहे होते हैं ना, बीएस और एमएस में जाके ये अप्लाइड फिजिक्स में कर रहे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की फिजिक्स पढ़ाई जा रही होती है। सही। वो अप्लाइड फिजिक्स होती है। जी, तो अभी तो ये बिल्कुल बेसिक आप समझे पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद जब आप एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे ना, फिर आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह ये वर्क कर रहा है। जी, फिजिक्स थैंक कहाँ यू। कहाँ काम कर रही है, हर जगह ये काम कर रही होती है। फिजिक्स के बगैर कहीं गुजारा नहीं हो रहा हमारा। प्लीज गाइड मी, मैं आपको इनको कह रही हूँ कि अच्छा जी,
सबसे पहले कुछ थोड़ी बहुत ये हम टर्म्स देख लेते हैं। स्लाइड पर अगर हम आएंगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जैसे वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑस्किलेटरी मोशन और रिस्टोरिंग फोर्स। ये इन तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा जिन पे हम फोकस करेंगे जब हम अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। वाइब्रेटिंग बॉडी कौन सी होती है? कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक ऐसी बॉडी जो टू एंड फ्रो मूव कर रही है, आगे पीछे मूव कर रही है अपनी जगह पे, वो कहलाती है वाइब्रेटिंग बॉडी। हम कहते हैं कि उसके अंदर वाइब्रेशन है। सही। वाइब्रेशन और वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या फर्क होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी जब अपना एक कंप्लीट सर्किल, सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर रही है, एक बॉडी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, हम उसको कहते हैं कि वो बॉडी इस वक्त वाइब्रेट कर रही है। तो पॉइंट ए से वो बी पर गई और बी से वापस ए पर आई, यानी उसका एक कंप्लीट जो राउंड ट्रिप होगा ना, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। क्लियर हुई आपको बात? समझ आई? जी। जी। सही। एक सेकेंड। अच्छा जी, अब अगर हम ऑस्किलेटरी मोशंस पर आएँ तो ये भी सेम वाइब्रेशन की तरह ही होती हैं। कि अगर एक कंटिन्यूअस मोशन में एक बॉडी मूव कर रही है, कंटिन्यूअस मूव कर रही है, तो वो बॉडी ऑस्किलेशन में तकरीबन सेम चीज़ें होती हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? अ फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इक्विलिब्रियम व्हिच इज इन इट्स रेस्ट पोजीशन। द फोर्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स displacement, such as in Hooke's law. A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position. अच्छा, अब इसमें जो A और B से कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, मूव कर रहा है, यानी वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके बीच में कोई ना कोई एक पोजीशन ऐसी थी जहां पर वो रेस्ट पर था। हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, उसको पॉइंट ए तक लेके गए, उसमें मूवमेंट पैदा हो गई, यानी उसने टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर दिया। तो जो उसमें एक फोर्स स्टोर हो रही है, जो उसको बार बार मूव करवा रही है, यानी वो पॉइंट ए से बी पर आए और दोबारा बी पर जाए, बी से ए पर आए, वो क्यों बार बार आ रहा है? तो जो उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, जो इसको मूव करवा रही है, वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। ये भी आपको इतनी क्लियर नहीं हुई होगी, अभी जब आगे एग्जाम्पल देखेंगे ना, उससे आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं उस तक ये बात अपनी रिस्टोरिंग फोर्स वाली रिपीट करूंगी, आपको इसका जब यूज समझ में आएगा ये कहाँ यूज हो रही है, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इसको समझने के लिए। ठीक है। मैं सही। जी। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखते हैं। बहुत सारी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती हैं, लेकिन हर वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। अब कौन सी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रही है? जो एक बॉडी है जो अपनी मीन पोजीशन पर है और उस टाइम पर रेस्ट में है। जैसे कि आप सपोज करें पॉइंट जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो बॉडी रेस्ट में है, हमने उसको फोर्स अप्लाई की और उसने टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर दिया। सपोज लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यूअस मूव कर रही है, और वो जब भी मूव कर रही है वो अपनी मीन पोजीशन से होके गुजर रही है। यानी एक ऐसी वाइब्रेशन के जिसमें बॉडी बार बार अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस करती है, वहां से बार बार गुजरती है अपना हर राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो मीन पोजीशन है ना, ये मेन चीज है। यानी एक ऐसी बॉडी जो अपने मीन पोजीशन के आसपास ही टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो हार्मोनिक है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। अब आप एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, मुझे कॉल आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स को ठीक है। इशू है। सही है, आप 2 मिनट जी। होल्ड कीजिएगा प्लीज।
हेलो। हेलो जी जी। अकबर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ जी, सही। अच्छा, अब आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि नॉर्मल वाइब्रेशन मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या है? कोई एक बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है, मूव कर रही है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, और वो बार बार अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस कर रही है। यानी जिस पोजीशन पे, सपोज एक बीच की पोजीशन जहाँ पे वो रेस्ट स्टेट में थी, हमने उस पर फोर्स अप्लाई की और उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, उसमें उसने एक मोशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक मूवमेंट प्रोड्यूस हुई और एक टू एंड फ्रो मोशन की तरफ वो आ गई। यानी वो एक ही सिम्त में बार बार मूव कर रही है, पर जब भी वो मूव करती है वो अपनी मीन पोजीशन से होके गुजरती है। आपको ये बात सही समझ है। आई? कि जो मीन जी। पोजीशन से क्रॉस करना है ना, वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सही। अब अगर हम तो इसकी डेफिनेशन पढ़ें जी। हार्मोनिक का वैसे मतलब क्या होता है? ये मैं आपको हार्मोनिक का ही मतलब बता रही हूँ। अच्छा, सही। जो सही। मेन हार्मोनिक की जो टर्म है ना, जो हार्मोनिक मोशन है वो यही है, एक ऐसा मोशन कि जो बार बार अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रही है, बॉडी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ जो मूव कर रही है ना, वो ही हार्मोनिक मोशन है बेसिकली। इसकी डेफिनेशन देखें, रिपीटेटिव मूवमेंट बैक एंड फोर्थ थ्रू अ इक्विलिब्रियम or central position so that maximum displacement on one side of this position is equal to the maximum displacement on the other side. The time interval of each complete vibration is the same. यानी समझ आई? यानी आप सपोज कर लें कि एक साइड ए है, एक साइड बी है, बीच में जो मीन पोजीशन है वो जीरो है या ओ है। अगर ओ से वो ए पे जा रही है, ए से बी पे, और बार बार वो बीच में ओ को क्रॉस कर रही है, ओ उसकी मीन पोजीशन है। सही। जी। सेम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करी है ओ से ए तक और ओ से बी तक। तो वो जो मोशन कहलाता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कोई स्प्रिंग आप अटैच कर दें किसी भी जी। सरफेस से, स्प्रिंग से या किसी भी चीज पे, आप बार बार उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो अपनी मीन, अभी ये हम आगे एग्जांपल देखेंगे ना, तो आपको ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और क्लियर भी हो जाएगा। मोशन ऑफ अ स्विंग है। अच्छा, आप जैसे अब पार्क जाते हैं, सपोज आपने वो झूले लिए होंगे, क्या पींग वाले जो झूले होते हैं उस पर बैठे हैं आप कभी? जी। बिल्कुल। अब आप देखें, वो जिस जगह रेस्ट पोजीशन पर होता है, सारे चलते हुए झूले पे तो आप नहीं बैठते ना, जिस जगह आप बैठे हैं, सपोज जिस वक्त वो झूला झूला रेस्ट में है, वो उसकी ओ पोजीशन हो गई। सही है। उस पे आपने फोर्स अप्लाई की, या आपने किसी ने आपको धक्का दिया, या आपने अपनी टांगों से उस पे फोर्स अप्लाई की, वो झूला मूव करना शुरू हो गया। आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, और बार बार किस जगह से गुजरेगा? जहां पर आप उस झूले पे बैठे थे, उस जगह से वो हर दफा क्रॉस करेगा, अपने हर राउंड ट्रिप पे क्रॉस करेगा। समझ आ रही है आपको बात? तो वो आपकी मीन पोजीशन थी, जिस पर वो बार बार क्रॉस कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन बार बार उसी पोजीशन से गुजर रहा है। ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले जो आपने स्प्रिंग वाली दी उसमें तो वाइब्रेशन तो हो रही होती है, तो वो अभी वाइब्रेटरी अभी नहीं हम जो होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी स्लाइड है ना, ये यही एग्जांपल है जिसमें हमने एक अच्छा। मास अटैच करेंगे स्प्रिंग से। फिर आपको वो बात समझ आएगी कि वो भी सिंपल हार्मोनिक, वो वाइब्रेटरी मोशन है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और वो किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन है? क्योंकि वो बार बार अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। अभी जब मैं आपको वो करवाती हूँ ना नेक्स्ट स्लाइड में, वो इंशाल्लाह हम करते हैं, तो फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी आपको ये बहुत इजी एग्जांपल है। वैसे ये स्विंग वाली आप सोचें कि बार बार वो वहीं गुजरता है, ऐसा नहीं होता कि वो लेफ्ट राइट या कहीं और चला जाता है, अनटिल अनलेस उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स और मजीद अप्लाई नहीं कर। वो बार बार उसी जगह से क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा। कोई भी ऐसा आप झूला देख लें। सही। यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि नहीं? स्प्रिंग वाली मैं आपको क्लियर कर रही हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में। जी, यहाँ तक तो इससे क्लियर है, बस वो। क्लियरली समझ आ गया जी? जी, बस वही यहाँ तक। इसमें थोड़ी मज़ीद आखिर में आप क्लैरिफिकेशन कर दीजिएगा कि ये वाइब्रेटरी मोशन से कैसे डिफरेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन? देखिए, वाइब्रेटरी मोशन से, ये इस वाइब्रेटरी मोशन बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। सही है। मोशन भी बहुत से किस्म के हो सकते हैं, पीरियोडिक हो सकते हैं, रैंडम हो सकते हैं। जरूरी नहीं हर वाइब्रेटरी मोशन जो है वो अपनी मीन पोजीशन से होके क्रॉस करे। ये अपनी मीन पोजीशन से बार बार जब कोई बॉडी मूव कर रही है ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सही। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन है। मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्ट्रिंग या स्प्रिंग। सही है। इसको बल्कि स्प्रिंग करना चाहिए यहाँ पे मुझे। सही। One of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system.
सही। क्या है, अब ये एक स्प्रिंग सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको पता है ना, एक वर्टिकल होती है एक हॉरिजॉन्टल होती है, यानी लेफ्ट टू राइट वाली जो हमारे पास पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, जो ले डाउन वाली पोजीशन होती है। जी। तीन फिगर्स दिए हुए हैं, सेम फिगर लिए जो आपकी बुक में है, ताकि आपको बात आसानी से समझ आ सके। सही है। अब आप इसके अंदर देखें, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसमें एक स्प्रिंग अटैच किया है हमने, सही, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। और उसके आगे एक मास, कोई भी मास लगा दिया जिसको हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके मास को। सही। जी। उनकी जो पोजीशंस डिफाइन की गई है ना इस वक्त, उनको पोजीशंस को नाम दे दिया गया है। जो इस वक्त इसकी पोजीशन डिफाइन है वो कौन सी पोजीशन पर है? पोजीशन ओ पर, उसको हमने ओ का नाम दिया हुआ है। इस वक्त बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है ये। सही, कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, फोर्स इस वक्त जीरो है। सही। राइट साइड पे आप देखें ए है, ए पोजीशन है, लेफ्ट साइड पे बी पोजीशन दी हुई है। आपको आवाज आ रही है? हेलो। हेलो जी, आपकी जी आवाज जी, नहीं आ रही थी। आ रही है। जी जी। अब आप देखें, इसमें दो पोजीशन इन्होंने और दी हुई है। इस वक्त जब हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, फोर्स जीरो है, मास रेस्ट पर है और सिर्फ स्प्रिंग से अटैच है। सही है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की और मास मास को हमने पकड़ा और उसको स्ट्रेच करके हम पोजीशन ए तक लेकर आए, यानी हमने उसको राइट की तरफ मूव करवाना शुरू किया। सही है। अब उसने क्या किया, जो उसकी पोजीशन जीरो थी वहां से वो डिस्प्लेस कर गया, मूव कर गया किस साइड पर? ए की तरफ, ए साइड पर, ए पोजीशन की तरफ, यानी राइट साइड की तरफ। सही। किस तरह? जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की। अब जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, तो जो हमारा स्प्रिंग था पीछे, उसके अंदर एक फोर्स स्टोर होना शुरू हो गई। सही है। हम उसको डिस्प्लेस कर रहे थे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई और उसके अंदर मास आगे गया, डिस्प्लेस हुआ, और उसका जो पीछे स्प्रिंग था ना, उसमें फोर्स स्टोर होना शुरू हो गई। यही फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, जो उसको बार बार टू एंड फ्रो मूव करवाएगी स्प्रिंग को। सही। जिस जी। वक्त हम उसको पोजीशन ए पर लेकर आए और अब हमने उसको वहां से छोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ कि वो मास किस तरफ? पीछे की तरफ गया, क्योंकि जो उस पे रीस्टोर हुई थी ना फोर्स, जो रीस्टोर हुई हुई थी, उसने क्या किया, एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि वो मास मूव होना स्टार्ट हुआ पोजीशन बी की तरफ, यानी लेफ्ट साइड की तरफ। और वो उसने कहाँ से क्रॉस किया? दोबारा से ओ पोजीशन पे क्रॉस किया। इनर्शिया की वजह से। बिल्कुल। इनर्शिया और रीस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों फोर्सेस हैं जो इसको दोबारा मूव करवाती हैं। और वो मूव करके कहाँ आ गया? बी की तरफ आ गया। बी पे। सही है। जब वो बी पर आया, अब इस पे दोबारा इनर्शिया और रीस्टोरिंग फोर्स ने एक्ट किया और वो दोबारा ए की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो ए की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ, वो दोबारा कहाँ पर पहुंचा? ओ पोजीशन पर पहुंचा। सही है। और उस मीन पोजीशन से उसने अपना क्रॉस किया और ए की तरफ किया। सही। जी। दोनों दफा उसने अपनी मीन पोजीशन से पॉइंट ए तक भी, और जीरो से ओ से उसने अपने पॉइंट बी तक भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की, जिसको हम एक्स से डोनेट कर, एक्स हमने उसका नाम रख दिया डिस्प्लेसमेंट का इस वक्त ना। और सेकंड ये कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, ए से ओ से ए तक और ओ से बी तक, ये सेम होगी। ठीक है। सही। अब इसके अंदर ये बार बार इसमें फोर्स रिस्टोर होगी इस तरह, और इनर्शिया की वजह से ये बार बार टू एंड फ्रो मूव करेगा। और आप देखें, जितनी दफा भी मूव करेगा वो ओ को क्रॉस करेगा। ओ क्या थी? उसकी मेन पोजीशन थी। तो ठीक है। ये जो हमारी मोशन है ऐसा बॉडी का, जो बार बार मेन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी। ठीक सही। है। ये बात क्लियर हुई आपको स्प्रिंग वाली? सही। जी, ये हो एक गई। स्प्रिंग सिस्टम से इसकी एग्जांपल दी गई है। अच्छा, वन ऑफ द, अच्छा जी, इफ द अब आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें, तो इसमें इन्होंने इसके ऊपर हुक्स लॉ अप्लाई किया और एक स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली हम ड्राइव करते हैं यहाँ पर ना।
वो देखते हैं हम कैसे करते हैं. If the spring is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it exerts a force on the mass. According to the Hooke's law, the force is given by बेसिकली क्या, जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे ना उतनी ज्यादा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी. ये तो एक बहुत कॉमन सेंस की बात है. जैसे वो झूले वाले भी मैंने एग्जांपल दी, जितनी ये जोर से आप झूले को धक्का देंगे वो उतना, कितना, उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उतना आगे की तरफ को जाएगा. समझ आ जी, रही है ना? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. चाहे आप किसी भी चीज को पुश करें, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी. यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट. जी, सही. तो हुक्स लॉ ने भी हमें कहा था जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. तो हम यहाँ पे हुक्स लॉ को यूज करते हुए क्या करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है एक्स. हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया के. ये जो के है ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट. सही. स्मॉल के होता है ये, कैपिटल के नहीं होता. स्मॉल के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट. सही. और ये किसी भी स्प्रिंग की, एक, और ये किसी भी स्लाइड, किसी भी स्प्रिंग की जो है ना स्ट्रेंथ को बताता है. यानी वो कितना थिक है, वो कितना थिन है. जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना ज्यादा, यानी वो उस स्ट्रिंग पे हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, या वो स्ट्रिंग उतना ज्यादा थिक है. जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो बताएगा कि ये स्प्रिंग थिन है. जैसे कि अगर आप देखें कोई बॉल पे पॉइंट वगैरह में जितने भी स्प्रिंग्स होते हैं, उसकी क्या होगी, के की वैल्यू बहुत कम होगी. ये बेसिकली जो कांस्टेंट निकाला है ये स्प्रिंग्स के लिए ही निकाला है. सही है। एक सेकंड. मैम ये स्लाइड भी बड़ी कर दीजिएगा इसको। हाँ जी, कर रही हूँ, कर रही हूँ. सही है. जी, अच्छा जी. Where, अच्छा जी, where x is the displacement of the mass from its mean position O and k is the constant called spring constant defined as. अच्छा सही है. अब इन्होंने k को सेपरेट कर दिया, k is equal to minus f over x. सही. ये बात आपको समझिए. स्प्रिंग कांस्टेंट हमें क्या बता रहा होता है, किसी भी जो स्प्रिंग होता है ना उसकी स्ट्रेंथ हमें बता रहा होता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट. ये बेसिकली कोई भी स्प्रिंग सिस्टम होता है उसके लिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला गया, ड्राइव कर लिया. ये स्मॉल के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सही है. ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ के इज द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. स्टिफ स्प्रिंग्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग्स हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के. सही है. कोई बहुत बड़े स्प्रिंग्स भी होते हैं तो उनकी जो सही, स्टिफनेस होती है वो ज्यादा होती है, जिनकी स्टिफनेस कम होती है उनकी के की वैल्यू कम होती है, यानी कम उनकी हो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज कम होती हैं. सही है. अब हमें पता है कि जी फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन. देयरफॉर के इज इक्वल टू, हमने फोर्स को जो है वो एम ए से रिप्लेस कर दिया, डिवाइड बाय एक्स. ये हम अगर ए को सेपरेट कर दें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं. अच्छा, अगर आपके साथ साथ अपने कॉपी भी आप ऐसे देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी. अभी मैं आपको स्लाइड्स पर पढ़ा रही हूँ तो इसलिए मुझे भी इसी तरह बोल बोल के करना पड़ रहा है. सही है. नहीं तो ये अगर हम साथ साथ ड्राइव कर लें इस तरह तो वो थोड़ी जी, ज्यादा आसानी हो जाती है. सही. जी, अब इन्होंने क्या रिलेशन इसमें निकाला, ए इज इक्वल टू माइनस के. माइनस साइन के बारे में भी मैं अभी आपको बताती हूँ. आपने अभी तक मुझसे पूछा नहीं कि ये माइनस साइन कैसे आ गया, कहाँ से आ गया और क्यों आ गया. जी, ये माइनस इधर आ गया है देयरफॉर के बाद। हाँ जी. सही. ये हमने शुरू से लगाया हुआ है. आप देखें जब हमने ऊपर जी, लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज गिवन बाय, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. माइनस के हमने लगाया. अब ये माइनस का साइन क्यों लगाया ये मैं भी आपको आगे बताती हूँ. सही. अच्छा जी. ए इज इक्वल टू माइनस के, स्प्रिंग कांस्टेंट आया, एक्स ओवर एम हो गया. यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x हो गया. It means that the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. सही. यानी जो मास अटैच्ड है स्प्रिंग से उसकी जो एक्सिलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसकी डिस्प्लेसमेंट के, या उसकी मीन पोजीशन से. जी, सही. अब नेगेटिव साइन के बारे में जरा पढ़ते हैं.
Negative sign क्यों है? The negative sign means that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass. सही, because the जी spring force always act towards the mean position. It is sometimes called a restoring force. A restoring force always pushes the pose the object performing oscillatory motion towards the mean position. आपको restoring force भी यहाँ समझ आई कि उसका जी क्या पर्पस था? वो क्या करवा रही थी, दोबारा फोर्स को रिस्टोर करवाती थी, और उसको बार बार टू एंड फ्रो मोशन जो वो कर रहा था ना, रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया, ये दो फोर्सेस थी जिसकी वजह से वो बार बार कर रहा था। सही है। जी अच्छा, ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है कि हम जब भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और उसको मूव करवाएंगे ना मास को, तो जो फोर्स इसके अंदर एक्ट कर रही होगी ना, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। यानी हम जब उसको मास को राइट मूव करवा रहे थे, तो उसके ऊपर फोर्स ने एक्ट किया और वो उसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर गई। सही। फिर रिस्टोरिंग फोर्स ने उसके ऊपर एक्ट किया और वो राइट साइड की तरफ गई, यानी ये इसको ऑपोजिट साइड्स पे डिस्प्लेस करवा रही है। सही है जिसकी वजह से हमने नेगेटिव साइन यहाँ पर शो किए। हमने नहीं किया, यानी जिन्होंने ड्राइव किया था उन्होंने किया। सही है सही। अच्छा जी, जी अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने जो है ना स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर की थी। एक जी मिनट जरा, मैं ना आपके वहीं सेंटर से मैसेज भी आ रहा है। अच्छा, मोहम्मद तफसीर हैं हमारे पास। अच्छा जी, तो ये आपकी बुक में, आप अगर आपके पास बुक साथ खरीदी ना, तो आप देखेंगे उन्होंने एक आपको सवाल यहाँ पे छोटा सा साइड में उन्होंने कोई क्विज़ेस दिए हुए ना, उसमें उन्होंने एक अच्छा सा सवाल पूछा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, अगर वो क्या क्या होगी मास स्प्रिंग के अंदर, कोई कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी होगी, कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसके बारे में उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, जो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया, अगर आप देख लें। अच्छा जी, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम में होती है, वो दो चीजों का सम होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको पता होगी। द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, हाउएवर इट्स कंपोनेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी कीप्स चेंजिंग पीरियोडिकली, शिफ्टिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। अच्छा, आपके पास इस वक्त बुक अवेलेबल है? आपके सामने है बुक? बुक वो मैं करनी पड़ेगी, लेके आनी पड़ेगी बैग चले से। चले, नहीं चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बताती हूँ। सही है। अब इसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं, और कहाँ पे कौन सी किसकी वैल्यू मैक्सिमम है और कहाँ पे जीरो है, हम इस पूरे स्प्रिंग सिस्टम के अंदर उसको देखते हैं। सही है। द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एंड द मिनिमम व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज मिनिमम। सही, बहुत सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी की कब मैक्सिमम होती है? जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। कब मिनिमम होती है? जब वो बॉडी रेस्ट पर होती है, उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, तो वो भी मिनिमम होगी। यानी ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? वेलोसिटी पे, मूवमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड इज जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि जब ये बॉडी मूव कर रही थी और जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन यानी ए पर पहुंची, तो उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो हो गई थी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो थी। और पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त क्या थी? उसकी मैक्सिमम थी। सही। और जब वो बॉडी वापस आई अपनी मीन पोजीशन पर, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी। बढ़ और गई। पोटेंशियल सही एनर्जी उस वक्त क्या हो गई थी? जीरो हो गई थी। सही। और जब उस सही बॉडी ने पॉइंट बी पर मूव किया, तो उस वक्त अगेन क्या हुआ था? जिस तक उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई थी। सही है।
सही। ये जिस तरह ये सारी बातें लिखी हुई हैं, द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। जब हम मीन पोजीशन पर होंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। एज द बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन, द काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एंड द क्वांटिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी मूव करना शुरू होगी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगी, दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ए है एक बी है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। दिस लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूस until it becomes zero at the extreme positions। वही सेम बात है, एट दिस स्टेज ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस थी उस पर काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो गई थी, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारी वो उस वक्त मैक्सिमम हो गई थी। सही। जी। मे बी नॉट मैम, समझ में आपने आया। जी। आपने कहा था आप कराची से, तो ये इनका विप्ट का जो ऑफिस है वो लाहौर में है, तो ये ऑनलाइन आप वहीं से ही आ रही हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद में होती हूँ। ये वहां से ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सही। अच्छा, ये एक आपने छोटा सा ना बुक में कोई क्विज सा दिया हुआ था, वैसे तो मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगी, फिर मैंने कहा ये अब खुद आपको दिखाया है कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती होंगी तो फिर क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो आप ये देखें, बहुत सिंपल सी इन्होंने एक डेरिवेशन सी हमें करके दिखाई हुई है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल इज हाफ टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। सही है, ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे दिया है क्योंकि ये आपके किसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या किसी एमसीक्यूज में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मतलब आप अगर बुक पढ़ते रहो, या कभी ऐसा होता है ना कोई चीज़ पढ़ के फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा इसका क्या जी। आंसर होगा, कहाँ ढूंढे करें, तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसको देख लीजिएगा। ये वन फिर नोट्स अपलोड इधर हो जाएंगे, ये इधर हाँ मैं जी, हाँ आपको जी, मेल कर दूंगा? बिल्कुल, ये यहाँ पर नहीं, मैं आपको यहीं पर अपलोड, अपने पोर्टल पे जाएंगे ना, यहाँ पर अपना स्टूडेंट जी। लॉग इन करेंगे तो ये आपको अवेलेबल हो जी। जाएंगी। सही है, ये स्लाइड्स आपको वहां बिल्कुल पे अवेलेबल ऑप्शन, हो जाएंगी। मैंने मैंने देखा था वहां पे ऑप्शन, तो मुझे नजर नहीं आ रहा था उसका। किस ऑप्शन पे होंगी आपको नहीं, वो अवेलेबल? आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको जब ये मैं अपलोड करूंगी ना, तो फिर आपको ये मिल जाएंगी। सही है, ठीक है। अगर ये नहीं भी अगर आपको कुछ मिल रही फिर मैं आपको ये गाइड कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास, अच्छा मैं स्टूडेंट लॉगिन से तो मैं कभी नहीं हुई, पर ये फिर मैं आपको उनसे पूछ के बता दूंगी कि ये कहाँ से आपको मिलेंगी। अब आप मुझे ये बताएं, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको क्लियर हुआ बिल्कुल, जी, हो गया है। कि कोई भी वाइब्रेटिंग ये मैं बॉडी आपको फिर जब अपनी में। जी। मैंने कहा अच्छा मैं फिर अब आपको मेल कर दूंगा, ये फिर नोट्स आप मुझे दे दीजिएगा। हाँ हाँ, ये तो मैं बिल्कुल आपको दे दूंगी, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। अब इसमें आपके क्या पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्या बन सकते हैं, एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, ये मैं आपको एंड ऑफ चैप्टर पे भी ना आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी वैसे। सही है। ये तफसीर से, इसमें तफसीर भी आ जाती तो मैं थोड़ा और भी आपको बता देती। कोई क्वेश्चन आपका हो यहाँ तक, सिंपल हार्मोनिक इसमें मोशन। अच्छा अभी एमसीक्यूज आगे सिंपल। हाँ जी, पूछे। इसमें एमसीक्यूज इसमें क्या बन सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस? वही मैं आपको बता रही हूँ, ये वैसे मैं आपको इन द एंड सारे प्रोवाइड कर दूंगी। अब इसमें देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं कि अगर आपको वो दो तीन एग्जांपल्स देके पूछने हैं कि अच्छा जी इनमें से किस में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज मैंने जिस तरह आपको दिए में मोशन ऑफ अ स्विंग, वो आपको एक कंडीशन दे रहे हैं, सही है, और उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा अब आप बताएं कि इसके अंदर आया सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, या वो आपको ये कहते हैं कि गिव फोर एग्जाम्पल्स और थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सही है, तो सही आप है। वहाँ पे जिस तरह बहुत शॉर्ट ही आंसर देना होता है, तो मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ अ सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम, pendulum, body attached to a spring horizontally on an ideal smooth surface। इस तरह आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। सही है, इसके अलावा इसमें सही। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हो गई, या जिस तरह ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन हो गई, इस ये भी आ सकते हैं। सही, सही है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास।
नेगेटिव साइन हम क्यों लगा रहे हैं, ये आपके पास एक आ सकता है। एक जिस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में या एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी तो उससे क्या इफेक्ट होगा किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पर। ठीक है। यही सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो तफसीर मुसलसल ऐड है। ये वैसे जो मैंने आपको लेक्चर दिया ना, ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा यहाँ पर ना। सही है। तो उससे फिर ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी, ये आप बाद में सुन भी सकते हैं। ठीक हो वैसे आप कहीं से नोट्स वगैरह या कुछ, आप कौन से स्कूल से हैं वैसे? गया। स्कॉलर स्कूल। सही। मतलब आपको नोट्स वगैरह कोई ऐसे अभी प्रोवाइड किए हुए नहीं, तो आप इसका प्रिंट आउट भी नहीं निकलवाएं आप अपने पास, वैसे इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं आराम से। जी। वो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है कि जहाँ से पढ़ा हो अगर वही वाले नोट्स। वैसे तो बुक भी एक किस्म की नोट्स ही है, लेकिन बिल्कुल, बहुत बहुत लेकिन अच्छा बुक में लिखा हुआ है। और ये जितने अब आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज होते हैं ना, ये इसके लिए बहुत अच्छा होता है कि जब आप बुक को पढ़ेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे ना जितनी ज्यादा, आगे जब आप ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जा रहे हो जाएंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि ये नोट्स और ये सब बनाते रहना इससे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक, जब आपको समझाया जा रहा है आप उसको बहुत गौर से सुन लें, और दूसरा आप बुक पढ़ा करें अपनी। जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आप इसमें एक्सप्लोर कर सकेंगे, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और ये इन्हीं में से एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन रहे होते हैं, कहीं अलग से नहीं आ रहे होते। तो जब आपने बुक्स पढ़ी होती है ना और आप एक एक लाइन पढ़ी होती है तो आपको वो याद रहती है, जिस तक आप ज़ाहिर है कोई एमसीक्यूज या कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा जो कि आपको नोट्स वगैरह में नहीं अवेलेबल है, आपने बुक पढ़ी होगी तो आपके लिए वो करना कोई मुश्किल नहीं होगा। जी। ठीक है। तो कोई मैम ये आपका ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इसके अंदर कहाँ-कहाँ पे फिजिक्स जो है वो अप्लाई होती है, कैसे होती है? कौन-कौन से मेन इसके फिजिक्स के, जो एक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, बताया। फिजिक्स 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 अप्लाई ना, फिजिक्स अप्लाई तो हर जगह हो रही है, आप देख लें हर चीज में फिजिक्स अप्लाई हो रही है ना, जितनी भी हमारी चीजें हैं। अगर आप ये अपनी नेचर नेचर देख रहे हैं, अब सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस है ना सारी। मतलब ये छोटी जी। छोटी चीजें हैं। ठीक है। इसी तरह जब हम बेसिक फिजिक्स हम पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब जो हार्डवेयर हमारी है ना, फिजिक्स फिजिक्स बेसिकली डील किसको करती है? ठीक है। हार्डवेयर को। बिल्कुल, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना उसको फिजिक्स डील जी। कर रही होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को। तो उसमें जिस तरह अब ये लॉज हैं डिफरेंट किस्म के या मेजरमेंट्स हैं, ये सब हम लोग यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर। अब अगर हम सपोज ऑटो कैड पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग मेजर कर रहे होते हैं चीजें। अब वो बेशक ऑटोमेटिकली मेजर होकर आ रही हैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन वो जो मेजरमेंट्स हैं वो आई कहाँ से हैं? वो बेसिकली आई तो फिजिक्स से ही है ना। अच्छा, यानी कंप्यूटर ऑटो कैड सॉफ्टवेयर्स ये वगैरह के अंदर ऑटो भी। कैड क्या होती है? ऑटो कैड क्या होती है बेसिकली? ये इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं। सही है। जिस तरह अब अगर आप देखें कोई, अगर आपने किसी घर का नक्शा देखा हो ना, या जी। कोई ऐसा आर्किटेक्चर देखा हो आपने जो कि डिजाइन किया गया होता है, तो वो कहाँ डिजाइन कर रहे होते हैं वो लोग? ऑटो कैड्स के ऊपर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाई जा रही होती हैं। कोई भी जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग या कोई भी ऐसी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, बहुत सारी इंजीनियरिंग, जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग यूज हो रही है कंस्ट्रक्शंस में, वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की जरूरत होती है। उसके अंदर अब आप देखें मेजरमेंट यूज हो रही है। सही है। तो वो जी। जो हर क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसमें क्या वो यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और क्या उनके ऐसे यूनिट्स होते हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो फिजिक्स से आए हैं। वो कंप्यूटर ने तो नहीं इन्वेंट किए हुए। कंप्यूटर में हमने फीड कर दिए हैं, लेकिन है तो वो फिजिक्स से रिलेटेड ना। लेकिन वो फिर मैथमेटिक्स में भी आ जाता है ना, वो तो वो फिजिक्स तो नहीं आती मेरे मैथमेटिक्स में ख्याल नहीं से। आएगा, वो मैथमेटिक्स में नहीं आएगा। आप जो यूनिट्स हैं, मतलब सेंटीमीटर है या किलोग्राम है या कुछ है, ये आपने फिजिक्स से ड्राइव किए जी। हुए हैं। ये बिल्कुल। मैथमेटिक्स से ड्राइव नहीं किए हुए हमने। सही है। या सही। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है आप देखें, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स या प्रीफिक्सेस हम पढ़ रहे होते हैं, जी। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, इनकी में हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, ये फिजिक्स से हमने ड्राइव करके लिखी हुई हैं।
बेसिकली तो सही है। फिजिक्स से ये सब कुछ ड्राइव किया गया। यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा हिस्सा फिजिक्स का है। बिल्कुल, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में फिजिक्स का होता है उसमें सॉफ्टवेयर भी पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स हर जगह अपना रोल प्ले कर रहा है। ऑब्जर्वेशंस है ना, अब आप देखें ना, जिस तरह अब अगर सेब नीचे गिरा था तो कैसे सोच लिया कि भाई ये नीचे ही गिरा है, लेफ्ट राइट ऑपोजिट डायगोनल कहीं भी जा सकता था, नीचे ही क्यों आ गया? अब किसी ने ये सोचा तो हमें पता चला ना ग्रेविटी के बारे में। जी। अब जैसे इनर्शिया है, इनर्शिया के बारे में हमें फिजिक्स ने बताया है, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है ना इनर्शिया। हम करने मतलब हम अगर कोई नहीं गौर करते इस चीज़ पे इनर्शिया क्या है, हमें कैसे पता चलता? जी। लाइफ से गुजर रही थी, अब जिस तरह दो पत्थर रगड़ रहे हैं और रगड़ने से आग निकल रही है, दो लकड़ियां रगड़ने से आग क्यों नहीं निकल रही, किसी ने ये चीज़ ऑब्जर्व की, फिर उसको एक्सप्लोर किया, तो ये सब कुछ फिजिक्स ने ही बेसिकली एक्सप्लोर किया। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, हर फील्ड में इंपॉर्टेंस है। सही है। तो ये फिजिक्स में हम आगे बढ़ने के बाद जो जहाँ जहाँ पे जिस जिस फील्ड में जा सकते हैं, तो वो काफी वास्ट है एरिया। इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं बाद में इसे बिल्कुल, बहुत करने। सकते हैं। सही। ये इस तक आप लोगों को बेसिक सारी चीजें पढ़ाई जा रही होती है ना, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स हर चीज पढ़ाई जा रही होती है। फिर आगे जाके ये आपके लिए आप लोग एक्सप्लोर करो, फिर आप ये देखो अच्छा किस चीज में इंटरेस्ट है, किस साइड पर जाना चाहिए। सही है। अच्छा, वाइब्रेशन, ऑस्किलेटरी मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही है, एक क्विक रिव्यू थोड़ा सा कर लें जल्दी से। सही है, जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? अच्छा, वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी जो टू एंड फ्रो मूव कर रही है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, वो वाइब्रेटिंग बॉडी कहलाती है। और उसका टू एंड फ्रो यानी अपनी पोजीशन से जहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया है और दोबारा उस पोजीशन पर वापस आई है, अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप जो कर रही है, वो कहलाती है कंप्लीट वाइब्रेशन। सही है। ऑस्किलेटरी मोशन भी हमारा यही होता है, जो टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है और बार बार इक्विलिब्रियम को अपनी स्टेट को रीस्टोर कर रहा होता है, यानी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है सेम पाथ के ऊपर कंटिन्यूअसली, वो ऑसिलेशन कहला रहा होता है। जैसे मास और पेंडुलम, जैसे स्प्रिंग के साथ हमने मास अटैच किया या पेंडुलम था, ये जो हमारी एग्जाम्पल्स इसके अंदर आती हैं। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है? जो किसी भी मैटर को या ऑब्जेक्ट को क्या कर रही होती है, पुश या पुल कर रही होती है, उसको बार बार क्या बैक एंड फोर्थ मूव करवा रही होती है और उसकी मीन पोजीशन से बार बार क्रॉस करवा रही होती है, वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, जो हमने किसमें एग्जाम्पल में देखी, जो हमने मास स्प्रिंग से अटैच किया था। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन, ऐसा बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का, कि जिससे वो बार बार अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है। सही है। जब कोई बॉडी मूव कर रही है और वो बार बार अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रही है अपने राउंड ट्रिप्स कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि स्विंग की एग्जांपल हमने देखी, अब हम कल इंशाल्लाह सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल भी देखेंगे। उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज हो रहा होता है। अगर आपने कभी क्लॉक के पेंडुलम्स वगैरह देखे हो तो उसका आपको आइडिया होगा। सही है। जी। अच्छा, ये मास जो था एक स्प्रिंग से हमने अटैच किया था, इसकी एग्जांपल देखी थी कि जो अपनी मीन पोजीशन पर था, ओ पर, इस पे हमने फोर्स अप्लाई की, जिस तक वो अपनी मीन पोजीशन पर था, रेस्ट स्टेट में था, उसकी फोर्स उस वक्त जीरो थी, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी। फिर हमने उस पर फोर्स अप्लाई की तो उसने एक डिस्टेंस कवर किया, एक डिस्प्लेसमेंट कवर की, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई और हम उसको उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले गए, और जब हमने उसको रिलीज किया तो उसके ऊपर स्प्रिंग पे पीछे क्या है, जो फोर्स रीस्टोर हो रही थी, वो रीस्टोरिंग फोर्स थी, उसने उसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाना शुरू कर दिया। अब ये जो मास है, ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आया और वो फिर अपनी दूसरी एक्सट्रीम वापस चला पोजीशन गया। पर मूव कर गया वापस। वो बार बार अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे मूव कर रहा था और बार बार अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा था, विच इज ओ, जिसकी वजह से वो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा था अपनी मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर। तो ये जो उसका मोशन था, जो बार बार वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके बैक टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा था, ये कहला रहा था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो हम इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं, साथ कहना चाहें तो ना, ये है ना? वाइब्रेटरी मोशन ही है, ये वाइब्रेटरी मोशन ही है, पर ये एक ऐसा वाइब्रेटरी मोशन था कि जिसमें वो बार बार मीन पोजीशन को उसको हम्म, क्रॉस कर रहा था, और मीन पोजीशन से क्या सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से। यानी पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक और पॉइंट बी तक सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था बार बार। सही है। सही। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन था हमारा, सही है, जिसके लिए हमने किया रिलेशन ड्राइव किया था कि अगर हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की। सही है। यानी जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। F इज सही डायरेक्टली है। प्रोपोर्शनल टू x हो गया डिस्प्लेसमेंट। हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव किया और हुक्स लॉ को यूज करते हुए हमने वहां पे क्या किया, वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह हमारे पास हमने एक कांस्टेंट लगाया विच इज के, स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है। जहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से। ठीक ठीक है। है। ये और ये जो के की वैल्यू होती है ये क्या मेजर कर रही होती है, किसी भी स्प्रिंग स्टिफनेस। की स्टिफनेस को। ठीक है। जितनी ज्यादा वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी स्प्रिंग में जो है उतनी ज्यादा स्टिफनेस होगी, और जितनी ज्यादा के की वैल्यू कम होगी वो बताएगा कि उतनी ही उस स्प्रिंग के अंदर स्टिफनेस कम है। सही। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन निकाला है बहुत आसानी से, ये साथ 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 अब आप लोग करते जाओगे ना तो ये फिर रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स थी जो बार बार उसको बैक एंड फोर्थ उसकी मीन पोजीशन से मूव करवा रही थी, वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। सही है। जी। डिस्प्लेसमेंट जो थी वो फोर्स की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी, उसकी वजह से हमने उसमें नेगेटिव साइन। काइनेटिक एनर्जी सही। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने बताया। वो क्या था कि जैसे ही अपने मीन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे ही वो जी। अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे डिक्रीज होगी जैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अगेन वो अपनी मीन जी। पोजीशन पर मूव करना शुरू करेगा एक्सट्रीम पोजीशन से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मीन पोजीशन पर अगेन काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी। और जब वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगेन जीरो हो जाएगी डिक्रीज होते होते, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। सही है। उसके बाद ये एक सिंपल सा छोटी सी डेरिवेशन है कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सही है। तो जब ये आ जाएगा तो इसको कंप्लीट लिखना है पूरा, ये इसमें से हम छोड़ भी सकते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, तो आप ये सिंपल सी जो नीचे लाइन लिखे ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल इज 1 बाय अंडर रूट 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ठीक है। ये बहुत, हम्म। ये सिर्फ ये लाइन लिख देंगे, ये पूरी ड्राइव करने की आपको जरूरत नहीं होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अगर ये आपसे एमसीक्यूज में भी इस तरह पूछ सकते हैं ना वो लोग। मतलब अगर वो सही। आपसे पूछते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एसएचएम व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल, अब वो आपको 1/2 हम्म। और इस तरह के 3 4 ऑप्शंस दे दें तो आपको ये पता होगा तो आप फिर हम्म। फौरन उसको सही कर हो दें। गया। सही है। सही है। तो अगर वैसे सिंपल इंशाल्लाह हार्मोनिक मोशन ये लॉन्ग में आ जाता है तो फिर ये सारा लिखना पड़ेगा, लॉन्ग में आ जाता है तो। सिंपल हार्मोनिक मोशन लॉन्ग में आएगा तो फिर वैसे तो इसके ये सिंपल आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा आपके पास। सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आपसे जो ये जो एग्जांपल्स है जहाँ पर मास अटैच हुआ है स्प्रिंग या फिर सिंपल पेंडुलम के अंदर, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। ठीक है। तो बेसिक सही है। कॉन्सेप्ट ठीक है। क्लियर होगा ना तो फिर ये इतनी कोई प्रॉब्लम सिंपल सी चीजें, मतलब फिर क्या ऐसे उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट ही करके लिखना है ना, इससे ज्यादा क्या करना है। बहुत छोटी सी ये डेरिवेशन है, आप देखें ये मास जो स्प्रिंग से अटैच हुआ है ये डेरिवेशन आपको करनी पड़ेगी, वो भी अगर आपने ये सही से समझा हुआ हो तो ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर मतलब अगर आप ये सही है। कॉपी पे अगर ड्राइव करने लगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, स्प्रिंग कांस्टेंट आया, नेगेटिव साइन आया है,
डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है उसकी वजह से, सही है। फिर फोर्स को हमने एम ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इन द एंड सिंपल हमने ए को सेपरेट किया, आप समझे तो सिंपल मल्टीपल डिवाइड, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। बहुत इजीली आप कर सकते हो ये, जिस तरह अलजेब्रा में करते हैं। और उसके बाद इन द एंड स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने दोबारा रिप्लेस कर दिया प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से। बस बहुत जी, सिंपल सी ये ठीक है, डेरिवेशन है एक इसकी। सही है। तो ये एंड अब ये अब कितना टाइम के अंदर हम, जी, जी, ये आपका 3 मंथ्स का कोर्स है ना, उसके अंदर हम लोग ये कंप्लीट अपने सारे जो टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे मेन टॉपिक्स हैं, इनको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है, यानी अप्रैल तक ही आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, चीज़ समझ आनी चाहिए, चाहे आप उसको एंड में पढ़ रहे हो स्टार्ट में पढ़ रहे हो, आपको चीज़ समझ आ जाएगी, आप बहुत आराम से उसको पेपर कर सकते हो। बस एक मेन चीज़ पेपर करते हुए होती है कि अगर आप नहीं घबरा रहे तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप पेपर करते हुए घबरा रहे होते हो, बस मसला वहाँ से शुरू होता है, जो चीज़ आ रही होती है ना बस वो भी बंदा भूल जाता है। जी, अगर वो चीज़ बिल्कुल, कर लेंगे ना पढ़ते हुए तो बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात सही है, नहीं होगी। सही है। ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। सही है। अब हमारा ये आज ठीक का है। सेशन ख़त्म होने लगा है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं समझ आ रही हो, समझाने का तरीका ना समझ आ रहा हो, बहुत आराम से बता दीजिएगा मुझे। मैं इंशाल्लाह नहीं, कोशिश ठीक है, करूंगी कि अच्छा, जिस तरह आपको बात समझ आ रही है मैं उस तरह आपको समझाऊं। सही है। जी, ये सही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।